स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर के सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार कई मुद्दों पर विफल साबित हो रही है और जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। जब उनके बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है, वहीं पर सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बयानबाजी और तेज हो सकती है। दोस्तों क्या पप्पू यादव बीजेपी में जाएंगे? जी हाँ, निशिकांत दुबे का कहना है कि पप्पू यादव बीजेपी में जाएंगे। दरअसल पप्पू यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को उस वक्त बल मिला, यानी कि ताकत मिली, जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान देकर के राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। जहां उनके बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि पप्पू यादव की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषक इसे संभावित रणनीतिक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। दोस्तों होली के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ के कारण ब्रह्मपुत्र, विक्रमशिला और फिर संपूर्ण क्रांति जैसी प्रमुख ट्रेनों में सीटें पूरी तरह से भर चुकी हैं। होली के बाद की तारीखों में भी टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है और कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। जब त्योहारों के कारण घर लौटने वाले और फिर बाहर जाने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते टिकट की बुकिंग करें और वैकल्पिक ट्रेनों की जानकारी लें। जरूरत पड़ने पर स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की जा सकती है। दोस्तों इस दिन पीएम किसान योजना की अगली किस्त आ सकती है। दरअसल बात है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जल्द जारी होने वाली है, जब किसानों के खाते में तय तारीख को 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार ने लाभार्थियों से कहा है कि वे अपना पेमेंट स्टेटस और फिर अगला ऑनलाइन चेक कर लें और अगर कोई जानकारी अधूरी है तो उसे तुरंत अपडेट करा लें। KYC और बैंक खाते की सही जानकारी जरूरी है, जब तभी किस्त का पैसा समय पर मिलेगा। जब किसानों के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है। दोस्तों अगर आप बिहार की हाईवे से चल रहे हैं जहां पर टोल प्लाजा है तो आप संभल करके जाइए, नहीं तो आपका चालान कट सकता है। हालांकि कोई पुलिस अधिकारी या फिर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं कटेगा, बल्कि ऑनलाइन कैमरा के माध्यम से ही आपका चालान कट जाएगा। बिहार में टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए नई चेतावनी जारी की हुई है। अब ऑटोमेटेड डिटेक्शन सिस्टम के जरिए गाड़ियों के बीमा और फिटनेस की जाँच की जाएगी। अगर कागज पूरी नहीं मिले तो फिर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। जहाँ ये सिस्टम टोल प्लाजा से गुजरते ही वाहन का डेटा स्कैन करेगा और बीमा या फिर फिटनेस एक्सपायर होने पर अलर्ट जारी करेगा, जिससे सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और फिर नियमों का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। जब सरकार ने लोगों से अपील की है कि टोल से गुजरने से पहले अपने वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट रखें, वरना जुर्माना या फिर अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बिहार में अब गर्मी ने साफ दस्तक दे दी है। 22 फरवरी को ज्यादातर जिलों में तेज धूप रहने की संभावना है और दिन का तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। जब दोपहर के समय पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और फिर दरभंगा जैसे जिलों में कड़ाके की धूप महसूस होगी। जब सुबह और फिर रात में हल्की ठंड रहेगी, लेकिन दिन में गर्मी का साफ असर दिखेगा। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पारा और चढ़ेगा, इसलिए दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, पानी ज्यादा पिएं और फिर धूप से बचाव करें। दोस्तों बिहार में होमगार्ड की बम्पर बहाली होने वाली है। युवाओं के लिए यह बड़ा मौका है। जी हाँ, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार में होमगार्ड के पदों पर बम्पर बहाली होने जा रही है। जब बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। वहीं पर भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा और फिर दस्तावेज सत्यापन जैसे चरण शामिल हो सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक सूचना जारी होते ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें और फिर जरूरी कागजात तैयार रखें। सरकार का कहना है कि इस बहाली से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। जल्द ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। दोस्तों बिहार पुलिस को फिट और आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार की 50 पुलिस
लाइनों में हाईटेक जिम और फिर सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाना है। इन जिम में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे ताकि पुलिसकर्मी नियमित अभ्यास कर सकें। साथ ही साथ सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ और फिर ट्रेनिंग की बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे फिटनेस स्तर में सुधार होगा। सरकार का मानना है कि फिट और फिर सक्रिय पुलिस बल से कानून व्यवस्था मजबूत होगी। ये योजना पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य और फिर कार्य क्षमता को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस चाहती है राजतंत्र। जी हां, बिहार की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष विकास के मुद्दे पर सहयोग करने के बजाय बाधा खड़ी कर रही है। जब सम्राट चौधरी ने AI समिट में हुए विरोध को लेकर के भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अगर किसी ने जानबूझकर के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाई है तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ऐसे मामले में राष्ट्रद्रोह जैसी धाराओं पर भी विचार होना चाहिए। वहीं पर इस बयान के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस पर क्या जवाब देता है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा किस तरह राजनीतिक रंग लेता है। मिथिला के किसानों के बहुरेंगे दिन, दरभंगा मधुबनी में खुलेंगे चीनी मिल। जी हां, मिथिला क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरभंगा और मधुबनी के इलाकों में चीनी मिल शुरू होने की तैयारी है, जिससे गन्ना किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। जब चीनी मिल खुलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब किसानों को उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आमदनी में सुधार होगा और फिर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का दावा है कि ये परियोजना मिथिला की तस्वीर बदल सकती है। लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिलों के बाद अब नए सिरे से उद्योग की शुरुआत किसानों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। अमित शाह 25 फरवरी को आएंगे बिहार दौरे पर, सीमा सुरक्षा रहेगा फोकस। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरे का मकसद खास है और फिर सीमा सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा प्रमुख रहेगी। यह खबर है कि वे सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात जवानों से मुलाकात कर सकते हैं और उनके लिए कुछ विशेष घोषणाएं भी कर सकते हैं। इससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाने की उम्मीद है। राजनीतिक दृष्टि से भी इस दौरे को अहम माना जा रहा है। आगामी चुनावी माहौल के बीच अमित शाह का बिहार आगमन सियासी संदेश भी दे सकता है। होली पर बिहार आना हुआ आसान, बस टिकट पर 700 रुपए तक की छूट। जहां होली के मौके पर घर लौटने वालों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग और फिर सीटों की कमी को देखते हुए बस सेवाओं में खास ऑफर दिया जा रहा है। यात्रियों को बस टिकट पर 700 रुपए तक का बम्पर डिस्काउंट मिल सकता है। इस ऑफर का फायदा उठाकर के लोग आसानी से अपने शहर और फिर गाँव पहुँच सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म और निजी बस ऑपरेटरों ने त्योहार के मौसम को देखते हुए ये विशेष छूट शुरू की है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि भीड़ बढ़ने से पहले ही अपनी सीट बुक कर लें। इससे न सिर्फ सफर आसान होगा बल्कि पैसे की भी बचत होगी। अब गांधी जी की कांग्रेस नहीं रही, विजय सिन्हा का तीखा बयान। AI समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज की कांग्रेस गांधी जी की कांग्रेस नहीं रही है और उसका चरित्र बदल चुका है। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि विकास और फिर तकनीक से जुड़े हुए कार्यक्रमों में बाधा डालना सही राजनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि AI जैसे आधुनिक विषयों पर राज्य आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। अब कांग्रेस की ओर से इस टिप्पणी पर जवाब आने की उम्मीद है। बिहार के लाल का विश्व मंच पर परचम, सत्यम मिश्रा को हार्वर्ड का खास सम्मान। दरअसल बिहार के प्रतिभाशाली युवा सत्यम मिश्रा ने विश्व मंच पर देश का नाम रोशन किया है। उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का विशेष अवार्ड मिला है और वे ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। कड़ी मेहनत और फिर लगन के दम पर सत्यम ने यह मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। जब राज्य भर में इस खबर से खुशी की लहर है, जब लोग इसे बिहार की प्रतिभा और फिर क्षमता का बड़ा उदाहरण मान रहे हैं। पूर्णिया में 14 साल बाद खुला शिक्षक का फर्जीवाड़ा, अंक बढ़ाकर ले रहा था वेतन। जी हां, पूर्णिया में एक शिक्षक का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि उसने एक 407 अंकों की जगह 507 अंक दिखाकर के नौकरी हासिल की है और करीब 11 साल तक वेतन उठाता रहा। जांच में मामला उजागर होने के बाद विभाग में हरकत मच गया है। अधिकारियों ने दस्तावेजों की दोबारा जांच शुरू कर दी है और संबंधित शिक्षक पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। ये मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दोषी के खिलाफ क्या क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं।
बाढ़ में खसरा की पुष्टि, बच्चों को लगेगा MMR टीका। जब बिहार में बाढ़ क्षेत्र में खसरा रोग के मामले की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को विशेष रूप से MMR टीका लगाया जाएगा ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जब स्वास्थ्य विभाग ने रैपिड रिस्पांस टीम को सक्रिय कर दिया है, जब प्रभावित इलाकों में सर्वे शुरू हो चुका है और घर घर जाकर के बच्चों की जांच की जा रही है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे टीकाकरण में सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि समय पर टीका लगाने से खसरा को नियंत्रित किया जा सकता है। जब सरकार की कोशिश है कि बीमारी को फैलने से पहले ही रोक लिया जाए। हर वार्ड में बनेगी जीविका समिति, महिलाओं को मिलेगा रोजगार। जब बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है, अब हर वार्ड में जीविका समिति बनाई जाएगी, जिससे महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण की अवसर मिलेगी। जब इन समितियों के माध्यम से महिलाओं को छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और फिर कौशल विकास से जोड़ा जाएगा। इससे गाँव और फिर शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और महिलाओं की आय में सुधार होगा। जब सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, जीविका समिति के जरिए स्थानीय स्तर पर विकास और रोजगार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बिहार में अडानी का 30,000 करोड़ का मेगा प्लान, पीरपैंती में, भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट परियोजना। जी हां, बिहार में निवेश को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। अडानी समूह ने करीब 30,000 करोड़ रुपए के मेगा प्लान पर काम शुरू कर दिया है, काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में गौतम अडानी पीरपैंती पहुंचे, भागलपुर की पीरपैंती और 2400 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। ये परियोजना पूरी होने के बाद राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। सरकार का दावा है कि इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस निवेश को बिहार के विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर ये परियोजना अहम भूमिका निभा सकती है। बिहार राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट पर सस्पेंस, ओवैसी बीएसपी की भूमिका अहम। जी हां, बिहार राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट को लेकर के सियासी गणित उलझ गया है। बताया जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी और बसपा के कुल 6 विधायक इस सीट के परिणाम में अहम भूमिका निभा सकते हैं। चर्चा है कि इन विधायकों का समर्थन किसे मिलता है या इससे तेजस्वी यादव की रणनीति पर सीधा असर पड़ेगा। सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष दोनों ही अपने अपने आंकड़े साधने में जुटे हैं। अब सबकी नजरें इन निर्णायक वोटों पर टिकी है। आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण और साफ हो सकते हैं, जिससे तय होगा कि 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी। विधायकों का होगा ब्लड टेस्ट, शराबबंदी पर बीजेपी विधायक का तीखा बयान। जब बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सियासत फिर से गर्मा गई है, बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर शराबबंदी लागू है तो फिर सख्ती से लागू हो, नहीं तो फिर इसे हटा दिया जाए। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि विधायकों का भी ब्लड टेस्ट कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। विनय बिहारी का कहना है, जो कि बीजेपी के विधायक है विनय बिहारी, उनका कहना है कि कानून का पालन सभी के लिए बराबर होना चाहिए। अगर नियम बनता है तो फिर उनका पालन भी सख्ती से हो, वरना जनता में गलत संदेश जाता है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। बिहार में ई डिटेक्शन सिस्टम का सख्त असर, करोड़ों का जुर्माना हुआ वसूल। दरअसल बिहार में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ई डिटेक्शन सिस्टम का सख्त असर दिख रहा है। हर महीने करीब 6 करोड़ रुपए के चालान काटे जा रहे हैं और अब तक लगभग 80 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। यह सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान करके चालान जारी करता है, जैसे सड़क सुरक्षा और फिर नियमों के पालन में सुधार होने की उम्मीद है। यह प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि सभी जरूरी कागजात अपडेट रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि भारी जुर्माना से बचा जा सके। बिहार की जेलों में नई शुरुआत, कैदी कर रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी। जब बिहार की जेलों से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। अब जेल में बंद कैदी यूपीएससी बीपीएससी और फिर अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। जब पढ़ाई और उच्च शिक्षा लेने वालों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जेल प्रशासन की ओर से पुस्तकें, अध्ययन सामग्री और फिर बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मकसद कैदियों को नई शिक्षा देना और सजा पूरी होने के बाद उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ना है। ये पहल सुधारात्मक न्याय की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, जब शिक्षा के जरिए कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के मखाने का दुनिया में बजा डंका,
6 महीने में 120 टन हुआ निर्यात। जी हां, बिहार के मखाने ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान मजबूत की है, जब पिछले 6 महीने में करीब 120 टन मखाने का निर्यात हुआ है, जो एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। खास बात यह है कि चीन जैसे देश मखाने का उपयोग जीवन रक्षक दवाइयों और फिर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में उत्पादों में कर रहे हैं। इससे बिहार के किसानों को भी सीधा फायदा मिल रहा है और उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है। मखाना उत्पादन में बिहार पहले से ही अग्रणी रहा है, जब बढ़ते निर्यात से राज्य की अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिल रही है। जंगल राज की वापसी नहीं होगी, डिप्टी सीएम का विपक्ष पर हमला। जब बिहार की सियासत में कानून व्यवस्था को लेकर के बयानबाजी तेज है, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में जंगल राज की वापसी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि सरकार विकास और फिर सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। जब विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि जनता विकास चाहती है, न कि डर और अस्थिरता का माहौल। आने वाले समय में सरकार और सख्त कदम उठाने की बात भी कही गई है। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख की सौगात, सीएम हाउस में मिला सम्मान। जब बिहार के उभरते क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में उन्हें चेक सौंप करके सम्मानित किया है। जब सरकार का कहना है कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि से बिहार का नाम रोशन हुआ है और युवाओं को नई प्रेरणा मिली है। जब इस मौके पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और बेहतर सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई है। राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। पटना पहुंचे ब्रिटेन के एआई मिनिस्टर कनिष्क नारायण। क्या है बिहार से कनेक्शन? दरअसल ब्रिटेन के एआई मिनिस्टर कनिष्क नारायण के पटना आगमन ने सबका ध्यान खींचा है। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यानी कि एआई के क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। जब उनके दौरे को बिहार में तकनीकी सहयोग और फिर निवेश की संभावनाओं से जोड़ करके देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनका बिहार से पारिवारिक या फिर शैक्षणिक जुड़ाव रहा है, जिस कारण ये दौरा और खास बन गया है। एआई और फिर डिजिटल विकास को लेकर के दोनों पक्षों के बीच चर्चा की संभावना जताई जा रही है। इस यात्रा से उम्मीद की जा रही है कि बिहार में टेक्नोलॉजी क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी और फिर युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। संविधान खत्म करने की साजिश, तेजस्वी यादव का सरकार पर बड़ा आरोप। जब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तीखे बयान सामने आए हैं, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे लोग संविधान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं और इसके खिलाफ जनता को सजग रहना होगा। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र और फिर संविधान की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए विपक्ष को एकजुट रहने की अपील की है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब सत्ता पक्ष की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया का इंतजार है। युवाओं के लिए बड़ी खबर, बीएसएससी भरेगा 35,649 पद। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी बिहार में 35,649 पदों पर बहाली करने जा रही है। इससे हजारों अभ्यर्थियों को रोजगार का मौका मिलेगा। इन पदों के लिए अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। आयोग की ओर से परीक्षा तिथियों और फिर आवेदन प्रक्रिया को लेकर की विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। जब सरकार का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और फिर समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी ताकि युवाओं को जल्द से जल्द नियुक्तियां मिल सके। हिंदू कोई धर्म नहीं, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है और इसी संदर्भ में हिंदू राष्ट्र शब्द पर सवाल उठाया है। जब उनके बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे अपमानजनक बताते हुए आपत्तिजनक बताते हुए कड़ी आलोचना की है, जबकि कांग्रेस की ओर से बयान का अलग अर्थ बताया जा रहा है। इस टिप्पणी के बाद देश भर में बहस छिड़ गई है। अब देखना होगा कि ये बयान आगे किस तरह राजनीतिक मुद्दा बनता है। क्रिकेटर शिखर धवन फिर बने दुल्हा, 40 की उम्र में की शादी। यह टीम इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन को लेकर के एक बार फिर से शादी की खबरें चर्चा में हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 40 साल की उम्र में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी साइन के साथ शादी रचा ली है। हालांकि इस खबर को लेकर के आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। जब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और फिर पोस्ट वायरल होने के बाद अटकलों का दौर तेज हो गया है। वहीं पर शिखर धवन पहले भी अपनी निजी जिंदगी को लेकर के सुर्खियों में रहे हैं। फिलहाल उनके फैंस इस खबर पर आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं।
रोजा रख कर के निकली लड़की ने मंदिर में की शादी, गंगा जल पीकर के तोड़ा रोजा। जी हाँ, एक मुस्लिम लड़की के मंदिर में शादी करने की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा है। बताया जा रहा है कि वे रोजा रख कर के घर से निकली और बाद में मंदिर में अपने साथी के साथ विवाह किया। जब खबरों के मुताबिक शादी के बाद उसने गंगा जल पीकर के रोजा तोड़ा। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल ये मामला व्यक्तिगत निर्णय और फिर सामाजिक प्रतिक्रिया के बीच बहस का विषय बन गया है। क्या बिहार में खत्म हो जाएगी शराबबंदी? सियासी अटकलें बढ़ गई है। जब बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के एक बार फिर से तेज हो गई है। जब कुछ राजनीतिक हलकों में ये तर्क दिया जा रहा है कि कानून में बदलाव या फिर इसे खत्म करने पर विचार हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी शराबबंदी के समर्थन में मजबूती के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन हाल के बयानों और फिर सहयोगी दलों की राय के बाद सियासी गलियारों में नई अटकलें शुरू हो गई है। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। आने वाले समय में सरकार का स्पष्ट रुख सामने आने की संभावना है। कागजी है शराबबंदी, तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर लागू है और इसका खामियाजा गरीब और फिर दलित वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव का दावा है कि कानून का असर समान रूप से नहीं दिख रहा है और ज्यादातर कार्रवाई कमजोर तबके के लोगों पर हो रही है। उन्होंने सरकार से नीति की समीक्षा करने की मांग की है। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। अब सत्ता पक्ष की ओर से जवाब का इंतजार किया जा रहा है। बिहार में सिपाही भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, 4 गिरफ्तार। जब बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर के बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने 50,000 रुपए लेकर के भर्ती कराने का झांसा दिया और कई युवाओं से ठगी की। पुलिस जांच में इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जब मामले की जाँच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रशासन ने अपराधियों से अपील की है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में दलालों के झांसे में न आए और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। एफआईआर के बाद शंकराचार्य की पहली प्रतिक्रिया। जी हां, एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां उन्होंने कहा है कि इस तरह की प्रहार अप्रत्याशित था और इसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। जहां घटना के बाद धार्मिक और फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। समर्थकों ने इसे अनुचित कार्रवाई बताया है, जबकि विरोधी पक्ष अलग राय रख रहा है। फिलहाल मामला कानूनी प्रक्रिया में है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर तय होगी। 4 घंटे में दिल्ली से बनारस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार। दिल्ली से बनारस के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि काम जल्द शुरू होने वाला है और ट्रेन चलने के बाद ये दूरी महज 4 घंटे में पूरी हो सकेगी। इस हाई स्पीड कॉरिडोर के रास्ते में कई बड़े शहर भी शामिल होंगे, जैसे यात्रियों को तेज और फिर आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। परियोजनाओं को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे व्यापार, पर्यटन और फिर रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। अगर बैंक में है 5 लाख से ज्यादा जमा, आरबीआई के नियम ने बढ़ाई चिंता। अगर आपके बैंक खाते में 5 लाख रुपए से ज्यादा रकम है तो फिर यह खबर आपके लिए अहम है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक किसी बैंक के डूबने की स्थिति में केवल 5 लाख रुपए तक की राशि ही सीमित होती है। यानी कि जमा राशि चाहे जितनी भी हो, गारंटी सीमा 5 लाख रुपए तक ही है। इस नियम के कारण कई ग्राहकों के बीच चिंता बढ़ गई है, खास करके वे लोग जिनकी बड़ी रकम बैंक में जमा है। विशेषज्ञों की सलाह है कि बड़ी राशि को अलग अलग बैंकों में बांट करके जमा करें ताकि जोखिम कम किया जा सके। दोस्तों, एआईएमआईएम ने सीधे महागठबंधन के मुस्लिम नेताओं को निशाने पर लिया है और उन पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने कहा कि विधान परिषद में जब अल्पसंख्यक कल्याण बजट पेश हुआ तो फिर राजद और कांग्रेस के मुस्लिम नेता खामोश बैठे रहे। उन्होंने सवाल किया है कि जब बजट में कम राशि पेश की गई तो इन नेताओं ने आवाज क्यों नहीं उठाई। तो आपको बता दूं कि आदिल हसन आजाद ने अब्दुल बारी सिद्दीकी और फिर कारी शुएब जैसे नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि जब भी पिछड़ों और फिर अल्पसंख्यकों का मुद्दा आता है तो केवल मजलिस मजबूती से खड़ी होती है। उन्होंने कहा है कि सदन में सवाल न पूछना और बजट पर बहस न करना समुदाय के साथ अन्याय है। आदिल हसन
हसन आजाद ने यह भी आरोप लगाया है कि ये नेता केवल एआईएमआईएम को गाली देने का काम करते हैं, लेकिन जब असल मुद्दे उठाने की बारी आती है तो खामोशी छा जाती है। उन्होंने कहा कि जो नेता अल्पसंख्यकों के वोट से जीतते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे सदन में उनके हक की बात करें। इसके उलट उन्होंने दावा किया है कि एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी शामिल है, कटाव, शिक्षा, रोजगार और फिर अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दे सदन में मजबूती से उठाए हैं। जहां आदिल हसन आजाद ने कहा है कि सरकार में शामिल मंत्री भले ना बोल सके, लेकिन विपक्ष के मुस्लिम नेताओं की चुप्पी समझ से परे है। इस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। जहां अब नजर इस बात पर है कि महागठबंधन के नेता इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ बजट का नहीं है बल्कि उस भरोसे का है जो जनता अपने प्रतिनिधियों पर करती है। और अब ये बहस तेज हो चुकी है कि क्या अल्पसंख्यकों के मुद्दे सिर्फ चुनावी भाषण तक सीमित है। दोस्तों, किशनगंज एसपी संतोष कुमार रात 1 बजे तक एसडीपीओ कार्यालय में औचक निरीक्षण करते नजर आए हैं। यह शनिवार देर शाम शुरू हुआ यह निरीक्षण देर रात तक चला, जहां पर एसपी ने सुपरविजन से जुड़े हुए मामलों की गहन समीक्षा की। बताया जा रहा है कि एसपी संतोष कुमार ने लंबित जांच, चार्जशीट दाखिल करने की स्थिति और सुपरविजन केसों की प्रगति को बारीकी से जांचा है। आपको बता दूं कि उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि सभी मामलों का समयबद्ध निपटारा हो और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी ने चेतावनी दी है कि जो अधिकारी काम में ढिलाई बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जब पदभार संभालने के बाद से ही एसपी संतोष कुमार लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने थानों, सीमा क्षेत्रों और फिर कई संवेदनशील इलाकों का औचक दौरा किया है। वहीं पर भारत नेपाल सीमा से लेकर के कोचाधमन, खैरागाछ, फतेहपुर और बीबीगंज थानों तक उनकी निगरानी जारी है। अब जिले को 4 जोनों में बांट करके सुपर पेट्रोलिंग व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिसका मकसद है रात्रि में अपराध नियंत्रण मजबूत करना और न्यायालय की सुरक्षा सुनिश्चित करना। एसपी ने दो टूक कहा है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा और आम जनता की शिकायतों का त्वरित निपटारा प्राथमिकता होगी। ये आधी रात का निरीक्षण साफ संकेत दे रहा है कि अब पुलिस महकमे में ढिलाई नहीं चलेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है बल्कि जनता के भरोसे का भी है। अब देखना होगा कि सुपर पेट्रोलिंग और सख्त मॉनिटरिंग जमीन पर कितना असर दिखाती है। दोस्तों, किशनगंज के छत्तरगाछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर मरीजों को इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी करते नजर आए हैं। जी हां, ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में 3 डॉक्टरों की तैनाती के बावजूद अक्सर वे ड्यूटी से गायब रहते हैं और ऐसे में गार्ड और फिर चपरासी ही मरीजों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि श्यामलाल मरांडी और महेंद्र प्रसाद सिंह, जो चपरासी के पद पर नियुक्त है, कंपाउंडर की अनुपस्थिति में मरीजों को इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रभारी चिकित्सक के निर्देश पर वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को इलाज की अनुमति दी जा सकती है, ये सवाल है। और अगर डॉक्टर मौजूद हैं तो फिर मरीजों का इलाज कौन कर रहा है। मामला यहीं पर नहीं रुकता। अस्पताल परिसर में गरीबों को मुफ्त मिलने वाली जीवन रक्षक दवाओं को जला करके जमीन में दबा देने का भी आरोप लगा है। अगर ये सच है तो फिर ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सरकारी संस्थानों की बर्बादी और गरीब मरीजों की जान से खिलवाड़ है। इस मामले पर किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये गरीबों के स्वास्थ्य के साथ अन्याय है, खिलवाड़ है और पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए। जब वहीं पर जिला पदाधिकारी विशाल राज ने जांच के आदेश देने की बात कही है और आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत यही है जहां पर डॉक्टर कागज पर मौजूद हैं और फिर इलाज चपरासी कर रहे हैं, या क्योंकि स्वास्थ्य सेवा सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि जीवन और मौत का सवाल होती है। अब निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है कि सच्चाई क्या है और जिम्मेदार कौन है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के किशनगंज दौरे को लेकर के हलचल शुरू हो गई है। जी हां, अमित शाह के किशनगंज दौरे को लेकर के किशनगंज जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। यह सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, अधिकारियों की लगातार बैठकें चल रही है और कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 25 या फिर 26 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज पहुंच सकते हैं। यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि किशनगंज नेपाल सीमा से सटा एक संवेदनशील इलाका है और यहाँ से गुजरता है राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक कॉरिडोर। ऐसे में
इस दौरे को सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दूं कि सूत्रों के अनुसार अमित शाह अपने दौरे के दौरान भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसी को लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार और फिर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौतम कुमार ने डीएसपी यातायात सहित अन्य अधिकारियों के साथ संभावित कार्यक्रम स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। जन निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग सुरक्षा घेरा, पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सुविधाओं की बारीकियों से जांच की गई है। जब प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्तर पर सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। वहीं पर किशनगंज नेपाल सीमा से सटा जिला है और बिहार करीब 730 किलोमीटर लंबी नेपाल सीमा शेयर करता है। इस क्षेत्र में चिकन नेक कॉरिडोर स्थित है जो पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण गलियारा है। बताया जा रहा है कि अमित शाह सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में घुसपैठ, तस्करी, सीमा पार गतिविधियों और फिर वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांव में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री 25 फरवरी को किशनगंज या फिर अररिया पहुंच सकते हैं और 26 फरवरी को पटना में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। दौरे से पहले आईजी विवेकानंद और एसपी संतोष कुमार ने भी गलगलिया के भाद गांव बीओपी सहित सीमा क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। स्थानीय लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इस दौरे के बाद सीमा सुरक्षा और मजबूत होगी और सीमांचल क्षेत्र में विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी। दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें 28 साल की मुस्लिम महिला शाइस्ता है और 60 साल का हिंदू युवक राकेश है। दोनों चोरी छिपे नेपाल के एक मंदिर में जाकर के शादी कर ली है। अब फोटो वायरल हो रहा है। मामला बिहार का है, जब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई इलाके से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसने उम्र, मजहब और समाज की तमाम बंदिशों को तोड़ दिया है। एक प्राइवेट स्कूल के 60 वर्षीय संचालक राकेश शाह ने अपने ही स्कूल की 28 वर्षीय टीचर शाइस्ता परवीन के साथ घर से भाग करके शादी कर ली है, जब वो भी नेपाल जा करके। अब इस अनोखी जोड़ी के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। जब वहीं पर शाइस्ता के परिवार ने राकेश पर गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। तो जानकारी के मुताबिक राकेश शाह औराई में एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। शाइस्ता उसी स्कूल में टीचर थी। जब साथ काम करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर प्यार हो गया। 18 फरवरी को दोनों अचानक लापता हो गए। यह चर्चा है कि दोनों ने सरहद पार नेपाल जाकर के मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर के एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शाइस्ता परवीन काफी खुश नजर आई। शाइस्ता ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और वह अपनी नई जिंदगी से संतुष्ट है। उन्होंने अपील की है कि उनके पति के परिवार को परेशान ना किया जाए। शाइस्ता के मुताबिक उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया है। वहीं पर दूसरी ओर शिक्षिका के भाई ने औराई थाने में गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। भाई का कहना है कि राकेश शाह जो कि 4 बच्चों के पिता हैं, उन्होंने उनकी बहन को शादी और धर्म परिवर्तन की नीयत से अगवा किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में राकेश की पत्नी और फिर बेटी समेत 7 लोगों को नामजद किया गया है। चूंकि मामला 2 अलग अलग समुदाय से जुड़ा है, इसलिए इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यह स्कूल संचालक के घर और फिर स्कूल पर फिलहाल ताला लटका हुआ है। औराई थानाध्यक्ष राजा सिंह ने बताया है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि की जा रही है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में अब खुले में मांस मछली बेचने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। जी हाँ, बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना लाइसेंस चल रही मीट शॉप अब नहीं चलेगी। पहले फेज में किशनगंज के कई इलाका शामिल है। वैसे तो पूरे बिहार में इस पर रोक लगा दी गई है। स्पेशल बहादुरगंज अमोर लगा दी गई है। वहीं पर किशनगंज के बहादुरगंज, अमोर, पौवाखाली, कोचाधमन, बिशनपुर, ठाकुरगंज और किशनगंज जैसे शहरी इलाकों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह सरकार का कहना है कि यह कदम स्वच्छता, स्वास्थ्य और फिर नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वहीं पर नगर निकायों को निर्देश जारी हो चुके हैं और जांच अभियान भी शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी शहरी निकायों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना वैध लाइसेंस के चल रही मीट शॉप को तुरंत बंद कराया जाए। साथ ही जिन दुकानों में स्वच्छता मानकों का पालन नहीं हो रहा है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। जब विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान विजय सिन्हा ने घोषणा की थी कि खुले में मांस मछली बेचने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि नियमों की अनदेखी करके खुले में बिक्री से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और कई बार
सामाजिक भावनाएं भी आहत होती है। वहीं पर सरकार ने धारा 345 के तहत मीट शॉप संचालकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। बिना अनुज्ञाति दुकान चलाने वालों के खिलाफ सीधे बंदी की कार्रवाई होगी। राज्य के सभी 261 शहरी निकायों में ये नियम लागू किया गया है। नगर निकायों के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में दुकानों की जांच करेंगे। जहां पर लाइसेंस नहीं मिलेगा या फिर साफ सफाई के नियमों का उल्लंघन होगा वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन दुकानों के पास वैध लाइसेंस है उन्हें भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होगा और खुले में मांस मछली प्रदर्शित करना और बेचना पूरी तरह से बैन होगा। वहीं पर पहले चरण में सीमांचल के कई नगर क्षेत्र में अभियान शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि इस सख्ती का असर जमीन पर कितना दिखता है और मीट कारोबारियों को नियमों के पालन के लिए कितना समय दिया जाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।